नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू विज्ञान आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल फाइन सीएनसी प्रोग्रामिंग क्लास पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑफसेट प्रोसीजर की और कुछ कॉमन जी कोड्स की। स्टार्ट करते हैं। तो ऑफसेट क्या है दोस्तों, देखते हैं। ऑफसेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑफसेट का मीनिंग जो है इसके नाम में ही आपको दिखाई देगा। ऑफसेट मतलब ऑफ और सेट, यानी कि जो कंपोनेंट है उसका जो सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट हम मानते हैं फिनिश कंपोनेंट का। तो जो सेंटर पॉइंट है वो टूल के होम पोजीशन से कंपोनेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम ऑफसेट बोलते हैं, और उसी को हमको मशीन को बताना होता है कि वो डिस्टेंस कितना है। तो दोस्तों, जैसा कि ऑफसेट पेज पे आप देखते हैं, नॉर्मली चार चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे x, z, r और t, ये कुछ वैल्यूज रहती हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सीरियल नंबर रहता है इसी तरह से 1 2 3 4 ऐसा ही सीरीज रहती है। तो यहाँ पे x का ऑफसेट जो है x के डिस्टेंस को डिनोट करेगा, और z का जो डिस्टेंस है z में उसकी लेंथ को डिफाइन करेगा कि होम पोजीशन से जो कंपोनेंट का सेंटर है वो z में कितना दूर है, इसी तरह से x में भी कितना दूर है। और इसी चीज को जो हम सेट करते हैं उसी को हम ऑफसेट बोलते हैं। तो कंपोनेंट के सेंटर से, फिनिश कंपोनेंट के सेंटर से हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कितना दूर है, उसी को हम ऑफसेट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम ऑफसेट ले सकते हैं, वो देखते हैं। तो ऑफसेट लेने के लिए, जैसे कोई कंपोनेंट है आपके पास, कुछ इस तरह का सपोज कंपोनेंट है आपके पास जो कि सेंटर पॉइंट ये रहता है। तो इस सेंटर पॉइंट को जो टूल है उसका रेफरेंस जो पॉइंट है वहां से x में और z में जो दोनों डिस्टेंस हैं ये कितना दूर है, इसी को हम ऑफसेट बोलेंगे। अब इसको लेने का तरीका क्या रहता है दोस्तों? तो लेने के लिए ऑफसेट आपको अगर बनाना है तो आपको जो भी कंपोनेंट आपको मिला हुआ है, रफ कंपोनेंट है या फिर फिनिश कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको ऑफसेट ये बताना होता है। सपोज आपके पास ये जो कंपोनेंट का डाया है, आपके पास 90 डाया है और ये एक रफ कंपोनेंट है, तो आपको करना क्या है, इस पे एक कट लगाना है आपको, जो कि ओडी पे इसके डाया को स्मूथ कर दे, ताकि आपको कंपोनेंट का जो डाया है मेजर करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सपोज आपने कट लगाया, और कट लगाने के बाद इसका जो डाया आपको मिला है वो 88 डाया मिला है। तो 88 डाया जो आपने मेजर कर लिया, इसको मेजर करने के बाद आपको इस ऑफसेट पेज पे जाना है, और जिस नंबर ऑफसेट में इसको आपको वैल्यू को डालना है उसी नंबर पे कर्सर को लाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे x के साथ जो भी इसका डाया मेजर करके आया है। सपोज हमारे पास जैसे 88 आया था, तो हमने 88.0 इसका डाया यहाँ पे टाइप करना है x के साथ। और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन अपीयर हो जाएगा जहाँ पे सॉफ्ट की रहते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आपको अपीयर होगा मेजर। तो जैसे ही आप मेजर करेंगे दोस्तों, ये वैल्यू मशीन ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर देगी जिस नंबर भी ऑफसेट में आप इस वैल्यू को डालना चाहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, इसको डालने का जो तरीका रहता है मशीन का, वो किस तरह से रहता है। जैसे आपने ये कट लगाया है, तो यहाँ पे इस तरह से टूल का पोजीशन रहेगा। तो इस टूल पोजीशन पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मशीन वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे बताएगा आपको कि x के अंदर ये मशीन वैल्यू, सपोज कीजिए कि 250 वैल्यू आ रही है। तो 250 वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है, लेकिन जैसा कि हमने ऑफसेट में अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो कंपोनेंट का सेंटर है वहां से हमको ये डिस्टेंस बताना होता है। तो हम अभी टच इसको यहाँ पे कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि x में 88 वैल्यू पे अभी टूल जो है वो खड़ा है। तो सेंटर मशीन अपने आप फाइंड आउट करती है। तो सेंटर जो फाइंड आउट करती है उसके लिए मशीन इसी वैल्यू के अंदर इतनी ही वैल्यू जो आपने डाया बताया है उतनी ही वैल्यू माइनस में और ऐड कर देती है।
तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो आती है ये। तो इस वैल्यू को मशीन क्या करती है, इस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देती है। इट मींस कि जो कंपोनेंट है वो सेंटर पॉइंट से, जो रेफरेंस पॉइंट से कंपोनेंट का सेंटर है वो कितना दूर होगा, -338 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी x के अंदर। तो ये जो वैल्यू रहेगी x के अंदर रहेगी। और इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है कि ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये इसकी डायमेट्रिकल वैल्यू होगी, ना कि रेडियल वैल्यू होगी, क्योंकि मशीन जो भी काम करेगी वो डायमीटर के ऊपर ही काम करती है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर जो x का ऑफसेट हमने लिया है, इसी तरह से सेम तरीके से हम z के अंदर भी इसका ऑफसेट लेते हैं। तो z का जो ऑफसेट लेना होता है उसके लिए जैसे हमने x में कट लगाया था वैसे ही हम एक कट z पे भी लगाते हैं, ताकि जो सरफेस है, जो फेस है हमारा, वो क्लीन हो जाए। तो एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद सपोज कंपोनेंट जो है वो इस तरह से यहाँ पे जो टूल है कंपोनेंट के ऊपर है, तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा कि इस सेटअप के अंदर कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल कितना मिला है, रफ जो मिला है वो जेड के अंदर कितना मटेरियल है। सपोज यहाँ पे जेड के अंदर हमारे पास 1.5 mm जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा मिला है। तो इसका जो ऑफसेट हम लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जेड के अंदर जेड 1.5 और उसी तरह से यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अपीयर हो जाएगा। और जैसे ही हम मेजर करेंगे वो जेड के अंदर जिस भी कर्सर को जहां पे भी आपने जिस भी सीरियल नंबर पे रखा हुआ है उसी के अंदर ये वैल्यू मशीन इनपुट करा देगी। लेकिन ये वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू होगी कि जो कंपोनेंट है वो इस पॉइंट से, जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से कितना दूर है। जैसे हमारी वैल्यू x में कुछ ना कुछ शो किया था, वैसा ही z के अंदर भी कुछ वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, वो माइनस के अंदर रहेगी। तो वो इस तरह से रहेगा कि सपोज यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 208.0, तो ये वैल्यू यहाँ पे मशीन की वैल्यू है। और आपने मशीन को ये वैल्यू मेजर करने के लिए बोला है कि z में 1.5 जो वैल्यू है यहाँ से 0 से दूर है ये। तो अगर 0 से ये दूर है z में 1.5, तो इसी वैल्यू के अंदर मशीन 1.5 और ऐड करेगी, तो मशीन को पता चल जाएगा कि जो कंपोनेंट है उसका सेंटर पॉइंट कितना दूर है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 209.5 माइनस में, और इसी वैल्यू को मशीन यहाँ पे जेड ऑफसेट के अंदर डाल देगी। तो इसी तरह से जो ऑफसेट रहेगा, ऑफसेट का मीनिंग यही रहेगा कि इस रेफरेंस पॉइंट से कंपोनेंट का सेंटर कितना दूर है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने जो अभी देखा ऑफसेट में, ये हमने रफ कंपोनेंट पे इसको चेक किया। अगर फिनिश कंपोनेंट पे इसको चेक करना हो तो तरीका हमारा यही रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि जो रफ कंपोनेंट रहेगा उस पर मटेरियल मिलता है हमको, लेकिन जो फिनिश कंपोनेंट है उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा। तो इस केस में हम कंपोनेंट को क्या करेंगे, घुमाएंगे नहीं, उसको कोई भी रोटेशन नहीं देंगे क्योंकि कट हमको नहीं करना है। तो वहां पे कोई पेपर की हेल्प से हम उसको रखेंगे डाया के ऊपर, टूल को मैनुअली मूव कराएंगे और टूल को टच करवा देंगे पेपर के ऊपर ही। तो पेपर को हम बीच में हिलाते रहेंगे। जब भी पेपर हिलना बंद हो जाएगा इट मींस कि जो टूल है वो टच हो चुका है डाया के ऊपर, और जितना भी डाया रहेगा उसी तरह के तरीके से, सेम तरीके से ही हम इसको मेजर करा देंगे। तो x का ऑफसेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और सेम तरीका हमारा z के लिए भी रहेगा, लेकिन z में अभी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा क्योंकि हमारा कंपोनेंट जो है वो फिनिश कंपोनेंट है, इसलिए वहां पे हम z0 मेजर कराएंगे, ना कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल इसको बताना है। तो इस तरह से जो ऑफसेट रहेगा वो फिनिश कंपोनेंट पे भी आप ऑफसेट ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ जी कोड की बात करते हैं जो कि इनपुट टाइप के जी कोड्स हैं। इनका सिर्फ मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो आप इनको कहीं पे भी यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो जी कोड आता है इनपुट टाइप जी कोड, जैसे कि हमारे पास दो तरह की इनपुट हम यूज करते हैं। हमारे पास एक इनपुट है जो कि इंचीज इनपुट रहता है, और एक इनपुट है जो कि मीट्रिक या फिर mm इनपुट रहता है। तो इंचीज इनपुट और मीट्रिक इनपुट आपको यूज करना है, तो इनके लिए कुछ जी कोड्स प्री डिफाइंड है।
जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ लेटर्स हम यूज करते हैं जो कि जी कोड एम कोड को भी डिफाइन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कुछ जी कोड हम यूज करते हैं। इंचिज इनपुट मेनली हम G20 एक कोड रहता है, इसको यूज करते हैं, और G21 जो कोड है वो मीट्रिक इनपुट या फिर mm इनपुट के लिए हम यूज करते हैं। तो आप हमारी मशीनों पे या फिर कोई भी मशीन आप इंडिया के अंदर यूज करते हैं तो उसमें मेनली हम mm इनपुट को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी इनपुट ड्राइंग आती है, जो भी हम काम करते हैं वो मीट्रिक सिस्टम पे काम करते हैं और mm इनपुट पे ही हम काम करते हैं। तो हमारा जो मेन बाय डिफॉल्ट जो जी कोड रहता है वो G21 रहता है। तो G21 कोड हमारे मशीन पे बाय डिफॉल्ट कोड रहता है, लेकिन इस कोड को एज ए सेफ्टी कोड भी हमको यूज करना चाहिए प्रोग्राम के स्टार्ट में, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि G20 कोड एक्टिवेट हो जाता है बाय मिस्टेक या फिर कोई जानबूझ के भी हो सकता है। लेकिन इस कोड को अगर एक्टिवेट कर दिया हमने तो हमारे जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे के सारे प्रोग्राम हमारे इन चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां उस केस में एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए जो जी कोड है हमारा G21 ये हमको यूज करना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक रहता है दोस्तों। लॉजिक की बात करें तो इसमें क्या लॉजिक रहता है कि जैसे हमारे जितने भी जी कोड्स हैं वो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं उनको। एक मॉडल कोड रहते हैं, एक बाय डिफॉल्ट कोड रहते हैं और एक वन शॉट कोड रहते हैं। तो मॉडल कोड जो है वो कोड क्या कोड होते हैं कि कुछ कोड ऐसे हैं जो कि एक बार आपने यूज कर लिया तो उसको दूसरा कोई जी कोड उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको उसी ग्रुप का दूसरा कोड जो है चेंज कर सकता है, उसके अलावा कोई और कोड नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा कि G01 कोड हम यूज करते हैं, तो G01 कोड जो है लगातार हम उसको यूज करते रहते हैं, उसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पे आपने उस कोड को चेंज करना है या फिर कोई और वहाँ पे मोशन हमको एक्टिवेट करना है, जैसे हम रेडियस के लिए यूज करते हैं G02 या फिर G03, तो उसके बाद ही G01 चेंज होता है। देन अगेन G02 या 3 को चेंज करना है तो हम G01 यूज करते हैं। तो इस तरह के जो कोड्स हैं उनको हम मॉडल कोड्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोड है बाय डिफॉल्ट कोड। तो बाय डिफॉल्ट कोड एक तरह से जैसे हमारे फोन की या फिर लैपटॉप की जो सेटिंग रहती है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, उसमें जो भी हम जब भी हम डिफॉल्ट सेटिंग को एक्टिवेट करते हैं तो हमारी जो सबसे पहले वाली सेटिंग्स थी वो इनेबल हो जाती हैं। उसी तरह से जो जी कोड्स हैं, जो बाय डिफॉल्ट जी कोड्स हैं, ये कोड उसी टाइम पे एक्टिवेट होते हैं जब हम मशीन को ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम उस मशीन को ऑन करते हैं तो ये कोड एक्टिवेट ही रहते हैं, लेकिन बीच में कभी भी इन कोड्स को हम चेंज कर सकते हैं, ये कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर एक कोड रहता है G21 जो अभी हमने देखा, तो ये एक बाय डिफॉल्ट कोड है। ये कोड जो है मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे आप तो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहेगा, लेकिन ऑन होने के बाद अगर किसी ने बाय मिस्टेक ये जो ऊपर वाला कोड है हमारा G20 इसको एक्टिवेट कर दिया तो मशीन में सारी की सारी इनपुट चेंज हो जाएगी इन चीज में। तो इसलिए इस कोड को एज ए सेफ्टी कोड G21 को हमको यूज करना चाहिए प्रोग्राम के स्टार्ट में। उसके बाद वन शॉट कोड आते हैं दोस्तों। तो वन शॉट कोड का मीनिंग क्या रहता है कि ये वो कोड्स हैं जो कि एक ही ब्लॉक में काम करेंगे और वहीं पे अपना काम खत्म करेंगे और एंड हो जाएंगे, इसको कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल G04 कोड रहता है जो कि ड्वेल टाइम के लिए, हम आगे भी देखेंगे इसको। तो ड्वेल टाइम के लिए हम यूज करते हैं जो कि एक ही ब्लॉक में काम करता है और वहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कोड आता है हमारा G94 और G95 जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारे पास दो तरह की फीड रहती है। एक फीड रहती है mm पर रिवोल्यूशन और एक फीड रहती है mm पर मिनट। तो हमारे पास जी कोड रहता है G94 जो कि फीड के लिए हम यूज करते हैं mm पर मिनट में, और एक कोड रहता है हमारे पास G95 जिसको फीड के लिए ही यूज करते हैं लेकिन ये mm पर रिवोल्यूशन में रहता है। तो हमारे पास जो टर्निंग मशीन जो रहती हैं वहां पे G95 जो कोड है ये बाय डिफॉल्ट कोड रहता है।
क्योंकि हमारी मशीन पे जो टर्निंग मशीन्स रहती हैं तो उस पे जो भी फीड रहती है हम 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से पॉइंट्स में डालते हैं। लेकिन जो VMC मशीन रहती है वहाँ पे ये जो फीड है mm/मिनट, इस फीड को हम यूज करते हैं तो वहाँ पे जो फीड रहती है वो हंड्रेड्स में डालते हैं हम, फीड 100, 200, 300। लेकिन हमको अभी VMC की बजाय हमको टर्निंग मशीन पे अगर काम करना है तो हम फीड यूज करेंगे G95 को। तो इसको भी एज ए सेफ्टी कोड हम यूज कर सकते हैं मशीन पे। तो जो भी प्रोग्राम रहता है हमारा, जैसे हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है O नंबर से, तो जैसे 2 नंबर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसके स्टार्टिंग में ही G21 और G95 दोनों कोड्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि एज ए सेफ्टी कोड काम करेंगे। इसकी वजह से हमारा जो भी प्रोग्राम रहेगा वो सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारे कोड्स बचे हैं, बाकी जो हमारे इनपुट बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।